मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशंस जैसे सरसराहट, फरफराहट, गुदगुदाहट, फटफटाहट, छटपटाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, चटपटाहट। मेरे हाथ ऐसे हिल रहे हैं और अगर मैं 100, 99, 98, 97, 96, 95 करूँगा तो मेरे जो हाथ का जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर हम सोसाइटी के लेवल पे बात करेंगे तो ये जो पेशेंट हैं इन्हें अजीब से वियर्ड से बिजार सिम्टम्स होते हैं। सर में दर्द होना, माथे में चींटियां सी काट, लगता है कि पूरे शरीर में जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है, झंझनाहट, झुरझुरी। अभी बैनर्स में लिखा होता है डॉक्टर शेख, डॉक्टर ताज, इस तरह के नाम लिखे होता है। एंड देन दे राइट समथिंग लाइक धातु रोग, सेक्स की समस्याएं, जगराता होता है माता रानी का। कुछ स्पेसिफिक लेडीज होती हैं जो कि अजीबोगरीब मूवमेंट्स उनके स्टार्ट हो जाते हैं, गर्दन का हिलना, हाथ पैरों का हिलना, एंड अचानक से उनमें एक पावर सी आ जाती है। तो ये किन औरतों में देखने को मिलता है? डॉक्टर राहुल चावला, वेलकम टू हील इट। हील इट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्म, एजुकेट और एम्पावर करता है बाय डिसमिनेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ। सर, आज जिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बाकी बहुत सारे डिसऑर्डर से काफ़ी डिफरेंट है, राइट? एंड आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। होता क्या है सर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर? So basically in somatoform disorders, patient have some kind of weird, bizarre, unexplained symptoms in the form of pain, numbness, tingling, कोई झुनझुनी, सरसराहट, इस तरह के atypical से symptoms patient को होते हैं which do not really follow a typical pattern of symptoms which an organic disease would। और ऐसे में जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करता है तो कोई स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल या मेडिकल साइंस उभर कर नहीं आते हैं। एंड जब आप उनकी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी करते हैं उसमें भी सब कुछ नॉर्मल आता है। तो ऐसे में पेशेंट के सिम्टम्स तो आ रहे हैं, पेशेंट को दर्द हो रहा है, उन्हें नमनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, लेकिन उसका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है। ये जो भी सिम्टम्स हैं ये कोई पर्टिकुलर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं और ना ही उनका कोई एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल सबस्ट्रेट मौजूद है आपके दिमाग में, आपके नसों में, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इट हैज़ समथिंग टू डू विद द स्ट्रेस। कभी कभी हो सकता है चाइल्डहुड स्ट्रेस, जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस, कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन टर्मोइल जो पेशेंट के दिमाग में चल रहा हो लंबे वक्त से। उन सब वजहों से पेशेंट को इस तरह के अजीबोगरीब सिम्टम्स आ सकते हैं। राइट। सो वी हैव अ वेरी यंग ऑडियंस, ठीक है, एंड वी डेफिनेटली वांट टू अंडरस्टैंड कि मतलब इसका ओरिजिन क्या है, और अगर मैं इस वर्ड का मतलब समझना चाहूँ सोमैटो का, तो है क्या ये चीज़? सोमेटाइजेशन में क्या होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, छनछनाहट हो रही है, सुनपन हो रहा है, लेकिन उसका कोई एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं है। अच्छा, ठीक है, Okay. यानी कि बीमारी नहीं है पर सिम्टम्स है। यानी कि अगर मेरे घुटने में दर्द हो रहा है तो घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दर्द हो रहा है। सर जैसे आपने बताया कि ये तो कोई डिसऑर्डर है नहीं, बट डिसऑर्डर ना होते हुए भी इट्स ऑल्सो अ डिसऑर्डर। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, क्या ओरिजिन है ये, मतलब होता क्या है सोमैटोफॉर्म? देखिए, सोमैटोफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट की सभी परेशानी जेन्युइन है। पेशेंट को किसी तरीके का दर्द, सूनापन, झंझनाहट, सरसराहट, इस तरीके के कंप्लेंट्स जो महसूस हो रहे हैं दे आर ट्रू, वो जेन्युइन है। पेशेंट इज़ नॉट फेकिंग इट अप, पेशेंट इज़ नॉट मेकिंग इट अप। ठीक है, लेकिन इनका कोई एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल सबस्ट्रेट नहीं है, कोई ऐसा लीजन नहीं है दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में, जिसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये सभी सिम्टम्स किसी ऑर्गेनिक डिसीज़ को मिमिक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सर्वाइकल कॉर्ड में लीजन हो तो हो सकता है पेशेंट को हाथ और पैर में झंझनाहट महसूस हो रही हो। पर अगर किसी पेशेंट को झंझनाहट महसूस हो रही है, एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल निकलता है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है कि उसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो। यानी कि पेन तो हो रहा है पर उस पेन का कोई एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल सबस्ट्रेट नहीं है। वो पेन इसलिए हो रहा है पेशेंट को क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूरोनल नेटवर्क्स और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और जो हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम होता है जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है which is influenced by our past unresolved emotions, abuse,
हमारा किसी भी तरीके का स्ट्रेस, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप स्ट्रेस, ऑक्यूपेशन रिलेटेड स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस, साथ में अगर पेशेंट को डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट्स को सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ओके, ओके। तो मतलब माइंड बेसिकली आपके साथ गेम खेल रहा है। एग्जैक्टली। तो सर, क्या ये मेरा कहना सही होगा दैट अ पर्सन हु इज एक्चुअली फेसिंग दिस काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर might necessarily have some kind of past trauma, suppressed emotion, or already facing some kind of a disorder which hasn't been diagnosed yet? क्या ये कहना मेरा सही है? Yes, some patients may have psychiatric disorders. Yes, some patients may have some kind of mental health conditions. Some may have childhood abuse or trauma, any unresolved issues, but it is not necessary. Somatoform disorders can even occur in isolation, जहाँ पेशेंट को लगता है कि यार उसकी लाइफ तो बिल्कुल ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है, फैमिली लाइफ भी अच्छी है, किसी तरीके का एकेडमिक स्ट्रेस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस है, पर फिर भी पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। ओह, ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर पेशेंट को डिप्रेशन डेवलप हो जाए और ये डिप्रेशन के फर्स्ट सिम्टम के फॉर्म में प्रेजेंट करे। तो सर क्या इसके भी कोई टाइप्स होते हैं? आर देयर एनी टाइप्स ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स? या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, फंक्शनल डिसऑर्डर्स, जिन्हें पहले हम हिस्टेरिया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स कहते थे, ये इंटरलिंक्ड कंडीशंस हैं। ओके, तो जैसे पहले इन्हें हिस्टेरिया का नाम दिया गया 17th-18th सेंचुरी में, ये माना जाता था कि बीमारियां सिर्फ और सिर्फ औरतों में देखने को मिलती हैं। तो जो वर्ड हिस्टेरिया है, हिस्टेरिया यानी कि इट इज़ यूज फॉर यूटेरस। तो ये माना जाता था कि लेडीज़ में, औरतों में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से इस तरह के अजीबोगरीब सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, वेरिन दे हैव abnormal shakiness of legs which do not really have any anatomical pathological correlate. ओके, ओह, तो अब इसमें आप मिसोजिनी कह सकते हैं, बट उस वक्त हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये डिसऑर्डर्स मेल्स में भी देखने को मिलते हैं। फिर इसका नाम चेंज करके कन्वर्जन डिसऑर्डर किया गया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। अभी इसको हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ओके, ओके। सो फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि पेशेंट को स्पेसिफिक डेफिसिट प्रोड्यूस हुआ है, पर वो डेफिसिट दिमाग में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में किसी प्रॉब्लम, किसी लीजन की वजह से नहीं हुआ है। वो बस उसके सिम्टम को मिमिक करता है, बट ये प्रॉब्लम माइंड की वजह से है। ओके, ओके। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले ये मिसकंसेप्शन था कि विमेन को ही होता है, आज के टाइम पे मेल में भी देखा जाता है। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर एज ग्रुप और एनी सोसाइटल स्टेटस लिंक विद इट कि जिनमें ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, या इज़ इट जस्ट अ मिसकंसेप्शन? देखिए, ये बीमारियाँ सभी एज ग्रुप में देखने को मिल सकती हैं, बच्चों में भी देखने को मिलती है। सो इट इज़ यूजुअली सीन दैट बच्चे जो हैं स्कूल जाने से पहले पेट में दर्द बताते हैं। तो वो जो पेट का दर्द होता है वो भी बहुत केसेस में फंक्शनल होता है। ओके, अगर स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात की जाए तो यूजुअली यंग एज ग्रुप में ये बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, 25 to 35 to 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। यहाँ पर थोड़ा सा फीमेल प्रोपोंडेरेंस है। अगर हम रेशो की बात करेंगे तो अलग अलग स्टडीज़ के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 से लेके 3:1 का रेशियो है। कंपैरेटिवली फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है इस तरह की कंडीशंस, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ औरतों को प्रभावित करती हैं। ये बहुत बड़ा मिथ था जो कि अब टूट गया है। Sir, as I mentioned earlier, that our audience is a very curious, very intrigued filled audience. मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, and a very young audience. Since you are here as a subject matter expert, I would also want to understand this form of disorder through a case study if possible. ओके, सो शायद आपने फैंटम लिम्ब का नाम सुना होगा। Okay. क्या होता है कि अगर किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, एम्पुटेशन करना पड़े, एक्सीडेंट की बात हो सकता है या फिर हो सकता है थेराप्यूटिक भी एम्पुटेशन करते हैं गैंग्रीन के केसेस में। तो एम्पुटेशन होने के बाद क्या होता है, पेशेंट को वो पैर जो कि कट चुका है वो महसूस होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सेंसरी मोटर पाथवेज होते हैं। तो सेंसरी पाथवे क्या होते हैं, सेंसेशन हाथों और पैरों से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर आते हैं, वहाँ से ब्रेन की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए हमारा पैर कटा नी से ऊपर, तो यहाँ पर जो नर्व एंडिंग्स होंगी ना, वो नर्व एंडिंग्स इस तरह का सिग्नल प्रोड्यूस करेंगी जैसे वो पैर एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। जब वो इरिटेट होंगी वो सिग्नल प्रोड्यूस करेंगी, उस सिग्नल को ऊपर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ लेके जाया जाएगा और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स को ऐसे लगेगा कि वो पैर एग्जिस्ट करता है। तो वो पेशेंट जिसका पैर कट चुका है अभी, वो उस तरीके से बिहेव करता है जैसा उसके पास पैर है, उसको वो पैर महसूस होता है। तो जैसे अगर हम अपने पैर में सॉक्स को शूज़ पहने हुए महसूस करते हैं, ऐसे ही वो पेशेंट भी अपना पैर महसूस करता है। इसे बोलते हैं फैंटम लिप। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है सिग्नल्स का। इसी तरीके से सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में भी क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अगर कोई, जैसे हमने पहले बात किया कि कोई अनरिजॉल्व्ड किसी तरह का कोई इमोशन है, कोई स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को फिजिकल सिम्टम्स के फॉर्म में मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया जाता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि पेशेंट को किस तरीके से ऐसा परसीव हो सकता है। राइट, ठीक है। राइट। और अगर हम केस की बात करें तो जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ, तो इमरजेंसी में बहुत कॉमन है, हमारे पास इस तरीके के पेशेंट आते हैं। क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है, यानी कि दिमाग में अचानक से कोई नस का ब्लॉकेड हो जाना या फिर ब्लीड हो जाना, ठीक है, तो पेशेंट का एक हाथ एक पैर काम करना बंद कर देगा, है ना पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट्स इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं। अगर वो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है तो देयर इज़ अ क्लॉट डिजॉल्विंग मेडिकेशन जो कि हम पेशेंट को दे सकते हैं 3 घंटे के भीतर। उसमें क्या होता है, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आएगा हमें तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत सीटी स्कैन कराना है, पेशेंट को एग्जामिन करना है, और लगता है कि वो इस्केमिक स्ट्रोक है, पेशेंट को मेडिकेशन दी जा सकती है, कोई भी ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो तुरंत हम पेशेंट को मेडिकेशन दे देते हैं। एक बार हमारे पास ऐसा एक पेशेंट आया। दैट पेशेंट वॉज अ लेडी। शी वॉज known case of hypertension and she also had stroke in past previously. She was already on aspirin, जो क्लॉट को बनने से रोकती है, वो दवाई जो कि हम स्ट्रोक के पेशेंट्स को देते हैं, पर पेशेंट ने वो दवाई लेना बंद कर दिया था। वो पेशेंट हमारे पास रात में 2-3 बजे तक आती है एंड शी इज़ इन विंडो पीरियड, यानी कि वो 3 घंटे के अंतराल के भीतर हमारे पास आ गई है जब हम पेशेंट को वो क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री देखें तो इट ऑल लुक्स लाइक अ स्ट्रोक। हमने सीटी स्कैन करा लिया, सीटी स्कैन में हमें कोई ब्लीडिंग दिखाई नहीं दी, ठीक है, एंड पेशेंट कैन बी ईजिली थ्रोम्बोलाइज्ड, हम उसको मेडिकेशन दे सकते हैं। पर जब गौर से जब पेशेंट को देखा तो हमें लगा कि जिस तरीके के उसके सिम्टम्स हैं, यानी कि जो वीकनेस है वो थोड़ी सी वेरिएबल है। यानी कि हमने जब पेशेंट को हाथ उठाने के लिए बोला तो कभी तो उसने बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया, फिर अचानक से उसके हाथ में जिटरीनेस आ गई, वो ऐसा लग रहा था कि उसमें पावर है बट पेशेंट हाथ उठा नहीं रही है। फिर जो पेशेंट की फेशियल वीकनेस का जो पैटर्न था दैट वाज वेरी एटिपिकल, इट वाज नॉट हाउ अ डिसीज शुड बिहेव। जब भी कोई बीमारी होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो कि एक एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल पैटर्न में रहते हैं, पर वो उस तरीके से नहीं थे। इसलिए हमारे दिमाग में डाउट आया, हमने एमआरआई कराया, एमआरआई वाज नॉर्मल, एमआरआई में हमें कोई एक्यूट स्ट्रोक जैसा नहीं दिखाई दिया। ओके। फिर हमने कुछ और एग्जामिनेशन किए, कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या पेशेंट की जो वीकनेस है वो ऑर्गेनिक है या फिर फंक्शनल है। उससे हमको क्लियर हो गया कि ये तो फंक्शनल वीकनेस है। राइट। पेशेंट को हमने काउंसिल किया, पेशेंट गॉट बेटर एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग। सो दैट वाज अ केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रोक। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट यहीं से सर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे भी जाना चाहूँगा क्वेश्चन के साथ, कि क्योंकि ये मिसकंसीव्ड एक तरीके का डिसऑर्डर है, इसको लेके मिसकंसेप्शंस भी बहुत होंगे, और ख़ास तौर पे इंडिया में और इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। मैं समझना चाहूँगा सर कि व्हाट आर सम ऑफ दोज मिसकंसेप्शंस परसिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। देखिए, जो मिसकंसेप्शन है इस बीमारी के बारे में, ये सिर्फ सोसाइटी की तरफ सीमित नहीं है, ये मिसकंसेप्शन मेडिकल कम्युनिटी में भी है। ओके। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रोक का एग्जांपल दिया, तो ये पेशेंट रात को 2 बजे हमारे पास इमरजेंसी में आया। ठीक है। इमरजेंसी में आपको मालूम है सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी बहुत हेक्टिक होती है। ठीक है। एंड हमें तुरंत एक्शन लेना होता है, और ऐसा एक नहीं बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे उस पर्टिकुलर दिन की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ऑलरेडी 2 पेशेंट्स थे जो कि जिन्हें वाकई में स्ट्रोक था, पर उतने में ये पेशेंट हमारे पास आया जिसको कि स्ट्रोक नहीं था। ठीक है। सिम्टम्स वही थे बट स्ट्रोक नहीं था, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर इस तरीके के पेशेंट आते हैं तो एक तरीके का हेल्थ केयर बर्नआउट हो जाता है। क्योंकि देखिए, सरकारी अस्पतालों में एक ट्राइजिंग सिस्टम होता है। ठीक है। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें पहले अटेंड किया जाएगा। ठीक है।
ऐसे में क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को जिसको कि रिक्वायरमेंट नहीं है हेल्थ केयर रिसोर्सेज की, और अगर वो पेशेंट उसको यूटिलाइज करता है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ऐसा लगता है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो उनका टाइम है एंड जो फंक्शनैलिटी है, जो सिस्टम है, वो बर्नआउट हो रहा है और उसका मिसयूज़ हो रहा है, जिसका बेनिफिट दूसरे पेशेंट्स को मिल सकता था। राइट। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि वो पेशेंट जानबूझ के ऐसा कर रहा है, पेशेंट को तो जेन्युइन वीकनेस थी। ठीक है, हमने उसको डायग्नोस कर लिया। ठीक है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस्टिक की रिक्वायरमेंट बिल्कुल थी। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स देते हैं कि इट मे लीड टू द बर्नआउट एंड वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, विच इज़ परफेक्टली वैलिड, स्पेशली इन इंडियन सेटिंग्स। एक और चीज़ होती है, बिकॉज इन सभी पेशेंट्स में एंजाइटी का कंपोनेंट होता है। एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि इस तरह के केसेस तब ज़्यादा होते हैं जब कोई फैमिली डिस्प्यूट हो, कोई लड़ाई झगड़ा फैमिली में हुआ हो, इसके बाद इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसे में क्या होता है, पूरी पूरी फैमिली बहुत एंशियस हो जाती है। तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर पेशेंट अस्पताल में आते हैं, उनकी सारी फैमिली मेम्बर्स बहुत ही एंशियस स्टेट में अस्पताल में आते हैं, और फिर बहुत हल्ला मचता है, बहुत शोर शराबा होता है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का सारा ध्यान जो ज़रूरी पेशेंट में जाना चाहिए था, वो इन पेशेंट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और इस वजह से भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इन पेशेंट्स को देखने के लिए कहीं ना कहीं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, जिस टाइम को वो यूज़ कर सकते थे बाकी के पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए। राइट। और इन पेशेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को ये बात समझ नहीं आती है। अगर हम पेशेंट को देख लें, हम असेस कर लें और हम उनको बता भी दें कि पेशेंट को कोई स्ट्रोक नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, आप वेट कर लीजिए, हम पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, दिल में का chaos। दिल में का क्या। दूसरी चीज़, उन लोगों को सही जवाब नहीं मिलता है कि उनकी बीमारी आखिर हुई क्यों है। राइट। डॉक्टर्स भी समझा नहीं पाते हैं ठीक से कि एमआरआई भी नॉर्मल है, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो पेशेंट को समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है। दैट लीड्स टू मोर फ्रस्ट्रेशन, और फिर डॉक्टर एंड पेशेंट का जो रिलेशनशिप है, उसमें भी थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। इस वजह से भी, और फैमिली मेम्बर्स की भी एनजाइटी की वजह से, वो फिर थोड़ा सा क्योटिक इन्वायरमेंट हो जाती है। अगर हम सोसाइटी के लेवल पे बात करेंगे, तो ये जो पेशेंट है, इन्हें अजीब से, वियर्ड से, बिजार सिम्टम्स होते हैं। सर में दर्द होना, माथे में चींटियाँ सी काटना, लगता है कि पूरे शरीर में जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है, झंझनाहट, झुरझुरी, इस तरीके के सिम्टम्स लोग बताते हैं। ये सिम्टम्स इतने वियर्ड होते हैं कि पेशेंट के पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि वो किस तरीके से अपने सिम्टम्स बताएं। ऐसे पेशेंट्स अमूमन मल्टीपल सरकारी अस्पतालों के चक्कर काट चुके होते हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं, अपने बहुत सारा पैसा लगा चुके होते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट हो गए हैं, सब नॉर्मल है। इसके बाद क्या होता है कि ये पेशेंट्स जाते हैं ऑल्टरनेट थेरेपीज़ में। जैसे आजकल एक्चुअली क्या है कि ये सभी पेशेंट बहुत वल्नरेबल होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इनका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई वास्तु एक्सपर्ट हो सकता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है। आजकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐप्स भी आ गए हैं। या फिर कोई साइकिक हीलिंग, कोई तांत्रिक बाबा, मिरेकल क्योर, फेथ हीलिंग, इस तरीके के लोग इन लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो उन्हें झूठा आश्वासन देते हैं कि आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जब डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता कि उन्हें क्यों बीमारी है, तो ये पेशेंट्स इन लोगों के पास जाते हैं, ये लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा पैसा इन लोगों का वेस्ट होता है, और ये पेशेंट्स एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। मल्टीपल जगह पर धक्के खाते हैं, कोई डायग्नोसिस निकल कर नहीं आता है, एंड ये विशियस साइकिल से उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता जाता है, उनके जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, एंड बहुत मुश्किल होती है इन पेशेंट्स को ये समझ पाने में कि ये सिम्टम्स माइंड की वजह से हैं। इसमें से एक वैरायटी ऑफ पेशेंट्स वो भी होते हैं जिन्हें कि अगर आप ये कह दें कि उन्हें माइंड की प्रॉब्लम है या फिर उन्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है, तो शायद वो आपकी बात को अच्छे से ना रिसीव करें। वो लोग, ऐसे बहुत से पेशेंट्स नहीं चाहते कोई उन्हें ये बताए कि उन्हें मानसिक परेशानी है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में मानसिक रोगों को लेकर एक बहुत बड़ा टैबू है। मतलब अगर आप किसी को ये कहेंगे कि आप साइकियाट्रिस्ट का ओपिनियन ले लीजिए, तो लोगों को लगता है कि ये मुझे पागलों के डॉक्टर के पास भेज रहा है, यानी कि ये मुझे पागल समझता है। बट सर यहीं पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि डोंट यू थिंक सोसाइटी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?
क्योंकि अगर मैं कल को ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर लूँ कि मेरे को ये चीज़ है या मेरे को ये बीमारी है, ठीक है, एंड आई रियली नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, आई वोंट बी इन अ पोजीशन टू disclose it to the people who are either my neighbors or my relatives कि यार आई एम सीइंग अ साइकियाट्रिस्ट बिकॉज मेरे को ये चीज़ है। बिल्कुल ही बात है। क्या होता है ना कि अब पेशेंट के सिम्टम्स हैं, पेशेंट ने सारे टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है। डॉक्टर्स बता देते हैं कि देखो ये सारे सिम्टम स्ट्रेस रिलेटेड हैं, ठीक है? हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में उनको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र भी कर दें, ठीक है? बट पेशेंट के लिए ये मानना कि उन्हें कोई मानसिक परेशानी है, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जा रहा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट फॉर देम, क्योंकि उनको पता है कि सोसाइटी नहीं मानेंगी। तो फैमिली मेम्बर्स भी तो यही कहते हैं कि अरे सारे टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है, जाओ जाके थोड़ी हवा खा कर आओ, मंदिर जाओ, है ना, मॉर्निंग वॉक करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक हो जाएगा। और एक्सट्रीम केसेस में दे आल्सो टेक टू बाबा ओझाज एंड ऑल दीस प्लेसेस because there are people who are just ready to cash into their because there are people who are just ready to cash into their vulnerabilities. एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ उसका उपचार नहीं होगा। कोई उपचार नहीं होता, ये बस दर बदर की ठोकरें खाते रहते हैं। सर जैसे आज के टाइम पे आपने बताया कि इतने सारे सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से लोग जाते हैं दिखाने के लिए अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स, ठीक है, इनका मिसयूज़ भी हो रहा है। आई वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे अब इनका कोई अल्टीमेट तो कुछ निकल ही नहीं रहा, डू दे अगेन कम बैक टू द डॉक्टर्स? यस, होता क्या है ना, ये जो फेथ हीलिंग है, मिरेकल क्योर है, उससे थोड़े वक्त के लिए पेशेंट के सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ साइंस अटैच टू इट। ये साइंस उन लोगों को तो नहीं पता है जो ये फेथ हीलिंग या मिरेकल क्योर परफॉर्म कर रहे हैं, बट देयर इज़ सम साइंस टू इट। ओके। क्या होता है कि दीज पेशेंट्स एक्चुअली नीड सम काइंड ऑफ CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है? वो तो इन लोगों को मिलती नहीं है। ये जाते हैं बाबाओं के पास, फेथ हीलर के पास, साइकिक हीलर्स के पास, तांत्रिक के पास। ऑल दीज पीपल दे हैव अ वेरी ऑथोरिटेटिव फिगर्स, ठीक है? ऑल दीज पीपल आर काइंड ऑफ ऑथोरिटेटिव फिगर्स, दे आर एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है? जो लोगों को झूठ बोलते हैं, उन्हें इस बात में फुसला लेते हैं कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारे सारी समस्याएं मैं तुरंत एक चुटकी में ठीक कर दूंगा, ठीक है? तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, ये मंत्रों का उच्चारण करो, या फिर पर्टिकुलर अनुष्ठान करवाओ, या फिर मुझे 10,000, 20,000, 50,000 और जितने रुपए देने हैं वो दो, मैं पूजा करवा दूंगा, Right. आपकी सारी परेशानियां तुरंत ठीक हो जाएंगी। दे आर ऑल्सो वेरी गुड एट काउंसलिंग। वो पेशेंट को इस तरीके से काउंसिल करते हैं, उस पूरे सेटअप का एक इन्वायरमेंट ऐसा होता है फेथ हीलर्स का, जहाँ पर कि पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। एंड हमेशा यह होता है कि फेथ हीलर के पास कोई ऐसे अपने आप नहीं जाता। 10 लोग उसको बोलते हैं, अरे आपने उस बाबा का नाम सुना है, वहाँ पे जो जाता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। 2-4 लोग उसको ऐसा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं पेशेंट के दिमाग में वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि अच्छा अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। ऑलरेडी पेशेंट हैज़ दैट एक्सपेक्टेशन। वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके का होता है कि पेशेंट अपने सभी गम, अपनी सारी समस्याएं एक तरीके से उस बाबा को, या अगर मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान को समर्पित कर देते हैं उस पल के लिए, ठीक है? दे एक्चुअली फील बेटर। ये सारी ऑथोरिटेटिव फिगर्स होते हैं, एंड जिसके पास ये सारे ऑथोरिटेटिव फिगर्स होते हैं जिनसे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप सवाल नहीं कर सकते, तो उस केस में भी उन लोगों को फिर शॉर्ट टर्म एक बेनिफिट मिल जाता है, और ऑब्वियसली प्लेसिबो इफेक्ट तो है ही, ऑफ कोर्स। एंड इन सभी कारणों की वजह से कुछ वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो रूट कॉज है, जो उस पे काम नहीं इमोशनल हुआ है। टर्मोइल है, उस पर तो काम ही नहीं हुआ ना। तो वो चीज़, इसलिए वो कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। कुछ वक्त के बाद पेशेंट को दोबारा से वो सिम्टम्स आएंगे, तब तक तो बाबा कहीं और जा चुके होंगे। राइट। सर आज के टाइम पे, और आपने मेंशन भी किया, सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ बिगर रोल। मैं भी काफ़ी सारी रील्स देखते रहता हूँ। मतलब रिसेंटली आई वॉच्ड अ रील जहाँ पे एक बाबा बोल रहा था आपके सर में दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताओ, ऐसे वो म्यूज़िक इफेक्ट के साथ। देन एक और चलता है, आई वोंट नेम इट, गा के ढोल बजाते रहते हैं, पता नहीं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। वो भी एक चीज़ है जो मैंने देखी है। ये
क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इज इट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड. इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जानते हुए भी कि दिस इज नॉट राइट एंड देयर आर पीपल हु आर प्रमोटिंग इट, इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. इट्स अ मॉकरी ऑफ हेल्थ एजुकेशन. मतलब हम ऐसी स्टेट पर पहुंच चुके थे जहां पर कि सब लोगों को सही इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जा रही थी. आप आज से 20 साल पहले की बात कीजिए, दूरदर्शन के प्रोग्राम्स कितने इन्फॉर्मेटिव होते थे. राइट. जो न्यूज़ की इनिशियल जो स्टेजेस थी न्यूज़ मीडिया की, जहाँ पे वो लोग डॉक्टर्स को, हेल्थ एजुकेटर्स को लेकर आते थे लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए. न्यूज़पेपर्स में एक कॉलम होता था जिसमें कि लोग अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स पूछते थे और उसका सही जवाब उनको मिलता था. हेल्थ मैगजीन्स होती थी जिसमें कि सही इन्फॉर्मेशन दी जाती थी. जो भी रिपोर्टर्स होते थे वो मिनिमल रिसोर्सेज के साथ, कोई एआई टूल नहीं था, कोई वेबसाइट्स नहीं थी, कोई पबमेड नहीं था, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सही इन्फॉर्मेशन चेक करके उसको वेरीफाई करा के पब्लिश करते थे. अगर कोई क्लेम होता था तो उसको वेरीफाई करते थे. किसी की बात को एज इट इज़ नहीं छाप देते थे, किसी डॉक्टर से पूछते थे. आज वो एथिक्स पूरी तरीके से जा चुके हैं. सोशल मीडिया में तो एथिक्स का ए भी नहीं है. दे कैन एक्चुअली स्पीक एनी नॉनसेंस, दे कैन अटर एनी नॉनसेंस एंड देयर इज़ nobody to check the authority, and there is nobody to check the authenticity of those claims. और ऐसे में क्या होता है, यही जो वल्नरेबल लोग होते हैं वो उनके जाल में फंस जाते हैं. राइट. And what they are doing is they are selling their courses worth thousands of rupees. They are selling their medicines which have no use. अभी रिसेंटली ADHD को लेकर बहुत ज़्यादा हवा उठी. लोगों ने अपने आप को ADHD सेल्फ डायग्नोज करना स्टार्ट कर दिया. लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया दैट दे हैव ADHD, एज इफ इट इज़ कूल फॉर समबडी टू हैव ADHD. राइट. 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 सेम अभी रिसेंटली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को लेकर बहुत सारी रील्स आ रही हैं. तो लोगों को लगता है कि उनको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, वो अपने आप से मैग्नीशियम टैबलेट्स खा रहे हैं. In fact, I remember one of the trends was for OCD as well. बीच में वो भी चला था, vitamins को लेके भी काफ़ी ये चलता है ट्रेंड. And people just try to get on that train without actually verifying that where exactly it is leading to. एग्जैक्टली. आप कभी इन पर्टिकुलर रील्स में कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा. वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोमैटोफॉर्म डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं जो कि इस तरीके की बातें करते हैं कि मुझे ये सब परेशानियाँ हो रही हैं, सर में दर्द है जो 6 महीने से जा नहीं रहा है, 1 साल हो गया, MRI वगैरह सब नॉर्मल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रीटमेंट. सर लेकिन ये मिसकंसेप्शंस तो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं. मतलब अगर मैं ट्रेन से काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, आई हैव सीन लॉट ऑफ नेम ऑफ द डॉक्टर्स, या वो पहाड़ों वाले बाबा का तंबू और ये सब वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में भी बात करते रहते हैं. तो ये तो काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है. देन क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड. हेल्थ से रिलेटेड जो मिथ्स हैं या फिर वो लोग जो कि पेशेंट्स की वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ये तो लंबे समय से चलते आ रहा है. जस्ट द फैक्ट कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये चीज़ें बढ़ गई हैं, बट ये तो पहले से ही होता आ रहा है. आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन वाले जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं, वहाँ पे बैनर्स में लिखा होता है डॉक्टर शेख, डॉक्टर ताज, इस तरह के नाम लिखे होते हैं. एंड देन दे राइट समथिंग लाइक धातु रोग एंड सेक्स की समस्याएं, नामर्दानगी, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे राइट. सो दे आर कैचिंग ऑन टू द वल्नरेबिलिटीज ऑफ दोस पॉपुलेशन. ये सारे लोग लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, गांव के रहने वाले हैं. कहीं ना कहीं उनमें हेल्थ एजुकेशन की कमी है, ठीक है. प्लस मर्दानगी को हमेशा एक बहुत बड़ा टैबू बना के रखा हुआ है. और साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इस पे इफेक्ट करता है किसी भी इफेक्ट मैन करता है, बिल्कुल इफेक्ट करता है. तो जिस तरीके की बातें वो लोग लिखते हैं, तो दे आर ऑल कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग्स, कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल थिंग्स, बट किसी को इस बारे में पता नहीं है तो उसको लगता है अरे मैं तो बीमार हूँ, तो वो उन लोगों के पास जाता है. जैसे धात सिंड्रोम, धात रोग जिनकी वो बात कर रहे हैं, इट्स अ नॉन एंटिटी, ये कोई बीमारी नहीं है. इन पेशेंट्स को लगता है कि उनके यूरिन से उनका सीमेन पास हो रहा है, और सीमेन पास होने की वजह से उनकी जो मर्दाना शक्ति है वो कमज़ोर हो रही है, ड्यू टू विच दे आर फीलिंग एक्सट्रीम फटीग एंड वीक. दीज पेशेंट्स हैव सोमैटोफॉर्म कंप्लेंट्स. फंक्शनल पेशेंट्स हैं, उन्हें वीकनेस हो रही है, फटीग हो रही है, जिसका प्रॉब्लम है उनके अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, उनका स्ट्रेस, उनके चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स या फिर सोशल प्रॉब्लम्स, फैमिलियल प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी समस्याएं हैं. बट कल्चरली उन एरियाज़ में ये बात फैल चुकी है कि जिसको इस तरीके के लक्षण होते हैं वो धातु रोग की वजह से हो सकते हैं. मतलब उसके साथ एक वो लेबल भी लेबल अटैच हो गया है.
और वो पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाते ही इसलिए हैं ये बात बताने के लिए कि उनके यूरिन में से सीमेन पास हो रहा है। And they already know the person sitting. दे ऑलरेडी नो द पर्सन सिटिंग, चूँकि से तो बैनर्स लगा रखे हैं। तो दिस इज हाउ दे टेक एडवांटेज ऑफ देयर वल्नरेबिलिटीज। But this is a typical case of mass hysteria as well, sir. मतलब आप पूरे masses को जिस तरीके से आप psychologically manipulate कर रहे हो, मतलब I want to understand this. तो मास हिस्टेरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स मोर ऑफ अ इट इज़ नाउ बिकम अ कल्चरली नोन थिंग, मतलब एक बीमारी बन चुकी है जो कि बीमारी है ही नहीं। एंड मास हिस्टेरिया थोड़ा सा अलग होता है। मास हिस्टेरिया में क्या होता है कि जैसा मैंने हिस्टेरिया के बारे में आपको बताया कि पेशेंट को अजीबोगरीब सिम्टम्स होने लगते हैं। हो सकता है कि वो पेशेंट को हाथ पैर की मूवमेंट होने लगे, उसको दौरे आने लगें जो कि रियल दौरे से डिफरेंट है, या हो सकता है कि उसका एक हाथ एक पैर काम करना बंद कर दे, स्ट्रोक की तरह सिम्टम्स आ जाएं। ऐसे कोई सिम्टम्स आ सकते हैं उस पेशेंट को, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ फंक्शनल, बट दैट इज़ फंक्शनल, इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक। ठीक है। मास हिस्टेरिया का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कॉमन थिंकिंग, who may have a common background, common emotional turmoils, common issues, common family issues, unemployment, marital issues, and वो सभी पेशेंट्स अगर एक साथ शामिल हो कहीं पर भी किसी एंड वो सभी पेशेंट्स अगर कहीं किसी गैदरिंग में एक साथ शामिल हो और उसमें से किसी एक को इस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगे तो बाकी के लोगों को भी सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे माता आना, This is something that I really want to understand. या तो क्या होता है नवरात्र के दौरान, इट इज़ अगेन अ कल्चरल प्रैक्टिस। मंदिरों में जाते हैं या फिर जगराता होता है माता रानी का, तब कुछ स्पेसिफिक लेडीज़ होती हैं जो कि अजीबोगरीब मूवमेंट्स उनके स्टार्ट हो जाते हैं, गर्दन का हिलना, हाथ पैरों का हिलना, एंड अचानक से उनमें एक पावर सी आ जाती है। ठीक है। तो ये किन औरतों में देखने को मिलता है? ज़्यादातर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की औरतें जो कि हाउसवाइफ है, शायद वर्किंग नहीं है, एक लिमिटेड एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, बहुत ही सबमिसिव, जिन्हें कि उतनी रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं मिलती, ना फैमिली में ना सोसाइटी में, जो अपना डेली का काम कर रही हैं बट कोई उनकी सुनता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन पेशेंट्स में इस अजीबोगरीब तरीके के मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दोज स्ट्रेसर्स। ठीक है। उनको ऑलरेडी मालूम है कि माता रानी किसी न किसी औरतों में आती है, तो वो उनके अंदर प्रवेश कर लेती है। तो एक तरीके से उनके अंदर भी मूवमेंट्स होने लगते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस। एंड जब मूवमेंट प्रोड्यूस होने लगते हैं तो जो साथ बैठी औरतें हैं जिनके पास भी सेम ही इमोशनल इश्यूज़ हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं, उनको भी इसी तरीके से मूवमेंट होने लगते हैं। इट बिकम्स अ शेयर्ड हिस्टेरिया। और जब ऐसा होगा तो लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, लोगों को माता रानी मान लेंगे, तो उनका जो एक तरीके से देखा जाए तो एक रिस्पेक्ट बढ़ गया उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। Right. बट इट इज़ नॉट लाइक एज इफ पेशेंट इज फेकिंग इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा, फेक नहीं कर फेक रहा है. नहीं है, इट इज़ जेन्युइन। ओके, इट इज़ रियली हैपनिंग, बट माता रानी प्रवेश नहीं किए हैं शरीर में। इट इज़ बिकॉज ऑफ Unresolved that issue that it is because of got triggered. it is because of the functional disorder, and because it is a shared phenomenon, it becomes a mass mass hysteria. hysteria. कुछ ऐसा जैसा कि दिल्ली में मंकी माइन के टाइम पे देखा गया था। पंचायत की सीजन 1 में भी एक भूतिया पेड़ की Exactly. कहानी- हाँ हाँ हाँ, भूतिया पेड़ की, right. तो इस भूतिया पेड़ की कहानी में क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि एक शराबी ने रात को चलते वक्त ऐसा उसको महसूस हुआ कि वो पेड़ चल रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसका right. पीछा कर रहा है। उसने 2 लोगों को सुबह वो बात बता दी। अब जो भी आदमी वहाँ से क्रॉस कर रहा है रात को, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पेड़ चल रहा है, और ये बात पूरे गांव में फैल गई कि तो भूतिया पेड़ है और ये पेड़ चलता है। Right, right, right. तो इस तरीके से ये बातें बहुत ही जल्दी फैल जाती हैं और एक दिल का पहाड़ के रूप में बन जाते हैं। सर ये तो मैंने पूरी हिस्ट्री समझी, इसको पूरे अच्छे से डेप्थ में समझा, बट इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? हाउ डू यू गो ऑन टू डायग्नोस अ पर्सन? So as I told you previously that these patients have symptoms, and these symptoms are very genuine. Patient is not faking it, and that mimics an organic disorder. But there are some dissimilarities which we can catch at the history level as well. ठीक है, तो जो हिस्ट्री होगी वो बहुत मैच नहीं करेगी
ऑर्गेनिक डिसऑर्डर को। पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत वियर्ड और वेक होंगे, बिजार होंगे, ठीक है। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन में कुछ पैथोलॉजिकल साइंस होते हैं जो हर बीमारी के बारे में हमको बता देते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी को सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन है यहाँ पर, तो हम उसके रिफ्लेक्स टेस्टिंग करते हैं, तो रिफ्लेक्सेस को बड़े हुए मिलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल साइंस पूरी तरीके से उन पेशेंट्स में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं विच हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है या फिर ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। जैसे मैंने आपको स्ट्रोक का एग्जांपल दिया था, अगर पेशेंट हमारे पास स्ट्रोक के साथ आता है, पेशेंट कहता है कि एक हाथ एक पैर काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वीकनेस का जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें बहुत कुछ बता सकता है। कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल सर? जैसे स्ट्रोक का पेशेंट अगर आएगा तो उसकी फेशियल वीकनेस और जो लिम्ब वीकनेस होगी वो स्पेसिफिक पैटर्न में होगी, यानी कि जो चेहरे का जो वीकनेस है उसमें आँखों की वीकनेस नहीं होगी, आईलिड की वीकनेस नहीं होगी अगर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। और चेहरे की वीकनेस का भी स्पेसिफिक पैटर्न होता है। पर फंक्शनल डिसऑर्डर्स में जो वीकनेस का पैटर्न होगा वो बहुत वियर्ड होगा, पेशेंट का मुंह कुछ अजीब तरीके से टेढ़ा होगा, हो सकता है कुछ इस तरीके से हो, बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स के हिसाब से, वियर्ड सा कुछ होगा। जैसे हमारे पास पेशेंट्स फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर्स। तो मूवमेंट डिसऑर्डर यानी कि किसी पेशेंट की गर्दन ऐसे टेढ़ी है और लगातार ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं, तो आप मानिए कि पेशेंट महीनों सालों तक इस तरीके के मूवमेंट्स पेशेंट को लगातार हो रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट ऑर्गेनिक। कोई स्ट्रक्चरल लीजन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ माइंड के इंटरप्ले की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जैसे कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। अगर हम पेशेंट को बोलें कि आप 100 से उल्टी गिनती गिनो, 100, 99, 98, 97, 96, तो वो जो मूवमेंट हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। कुछ और भी इस तरीके के टेस्ट होते हैं। अगर जिस पैटर्न का जो मूवमेंट हो रहा है वो भी हमें बहुत कुछ बताता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे हाथ ऐसे हिल रहे हैं और अगर मैं 100, 99, 98, 97, 96, 95 करूँगा तो मेरे जो हाथ का जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। ओह! अगर ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है तो ये बढ़ सकता है। सर जैसे कि आपने बताया कि इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं, पीपल रिजॉर्ट टू बाबा, तांत्रिक, ये सारी चीज़ें करते हैं। सो व्हाई वुड दे कम टू अ डॉक्टर? और इसका ट्रीटमेंट अगर होगा तो होगा कैसे? देखिए, ऐसे पेशेंट्स यूजुअली डॉक्टर्स के पास 2 स्टेज में आते हैं। पहली बार आते हैं जब कंप्लेंट्स के साथ उनके बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं, सब नॉर्मल निकलते हैं, डॉक्टर्स उनको समझाते हैं स्ट्रेस रिलेटेड है, या कभी-कभी डॉक्टर्स क्रूडली ये भी बोल देते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, एंड ये बात पेशेंट्स को चुभ जाती है। बिकॉज़ अगर पेन तो वो एक्चुअली में पेन तो फ़ील हो कर रहा है, तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स मेरी बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट वो लगातार अच्छे से लेते नहीं हैं, एंड कहीं न कहीं उनको वो एम्पैथी और कंसर्न मिलता नहीं है डॉक्टर से। इसकी वजह से वो लोग जाते हैं क्वैक्स के पास, झोला छाप के पास, तांत्रिक के पास, बाबा के पास और हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के पास। तो वहाँ से भी पैसे वेस्ट करने के बाद जब निराशा हाथ आती है एंड उनके सिम्पटम्स सबसाइड नहीं होते हैं, फिर वो अगेन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब उनके हाथ में बड़ी-बड़ी फाइल्स होती हैं। यू वोंट बिलीव के पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो इतनी बड़ी-बड़ी फाइल्स उनके पास हैं। एक पेशेंट ने 8-10 न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रखा है सिर्फ दिल्ली में, एक ही कंप्लेंट के लिए, और सालों से वो भटक रहा है। एंड उसमें से कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा बोला भी है दैट यू नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि शायद जो डॉक्टर्स ने स्ट्रेस की जो दवाई दी होंगी उससे पेशेंट को उतनी राहत नहीं मिली। बट क्योंकि जब भी साइकियाट्रिस्ट का नाम आता है तो पेशेंट डर जाते हैं, स्टिग्मा एंड पेशेंट को लगता है कि ये तो मुझे पागल समझ रहे हैं, एंड वो उस डॉक्टर को छोड़ के अगले डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर अगेन वही बैटरी ऑफ टेस्ट ऑफ वो सेम साइकिल रिपीट होती है। तो ऐसे में अगर पेशेंट एक ऐसे प्रैक्टिशनर के पास जाएँ जो कि इन पर्टिकुलर मैटर से डील करते हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हों, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हों, जिन्होंने इस तरह के पेशेंट्स देख रखे हैं, जो उनके साथ एम्पैथी रखें, अच्छे से उनकी बात समझें, और समझने के बाद फिर उन्हें सही डायरेक्शन दें, सही बात बताएं, उनकी बीमारी का रीज़न समझाएं, क्यों उन्हें वो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बात समझाएं, तो पेशेंट बेटर हो सकते हैं। सर इस पे फिर काम कैसे किया जाए ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, ऑन अ फैमिली लेवल, ऑन अ सोसाइटल लेवल, लाइक हाउ डू दे मूव फॉरवर्ड? जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे एक पेशेंट थे एंड यंग गर्ल, एंड शी वाज डूइंग अ
project on epilepsy. Okay, and 2 weeks later she has a seizure, and she had no prior history of seizures. एंड पेशेंट का पूरा वर्कअप किया गया, MRI एंड EEG सब नॉर्मल था. अब सीजर में क्या होता है ना कि इट इज़ अ हिस्टोरिकल डायग्नोसिस. पेशेंट से पूछा जाता है कि उन्हें क्या हुआ, पेशेंट के अटेंडेंट से कि दौरे में एक्चुअली में पेशेंट को हुआ क्या. ठीक है, क्या होता है जब लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं या उस चीज़ के बारे में गूगल सर्च करते हैं, तो उनकी जो रियल हिस्ट्री होती है ना, वो कहीं ना कहीं करप्ट हो जाती है. मान लो कि पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स ने सीजर वो इवेंट होते हुए देखा, उन्होंने गूगल पे सर्च किया, उन्होंने देखा कि सीजर के क्या लक्षण होते हैं. अब वो खुद कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअल में उस पेशेंट को क्या हुआ. एंड जब डॉक्टर्स ने पूछा कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ें हुई, क्या उनकी आँखें ऊपर चढ़ी, चाहे हाथों की इस तरीके से पोस्चरिंग हो गई, जीभ कटी, झाग निकला, दे गॉट कन्फ्यूज्ड. और इस कन्फ्यूजन में उन्होंने कुछ रियल साइंस बता दी. इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को सीजर आया था वाकई में. Because anyway patient does not have any recollection of such events during the seizure, तो हिस्ट्री तो पेशेंट के फैमिली मेम्बर से ली जाती है. फैमिली मेम्बर्स थोड़े से कंफ्यूज हो गए एंड इस चक्कर में पेशेंट को दौरे की दवाई स्टार्ट हो गई. ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिस्ट के माइंड में एक सवाल ज़रूर था कि कहीं ना कहीं थिंग्स आर नॉट सीमिंग टू बी राइट. इसलिए उन्होंने एक प्रोसेस किया विच वी कॉल इट एज इंडक्शन, जहाँ पर कि पेशेंट को बताया जाता है कि पेशेंट को दौरे आ सकते हैं ड्यूरिंग EEG और पेशेंट को उस तरीके के मूवमेंट दोबारा होते हैं. देन वी लुक एट दोज मूवमेंट्स एंड देन वी लुक एट द EEG. और अगर EEG में मूवमेंट्स होते वक्त इसी तरीके के डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं, देयर इज़ सम काइंड ऑफ सजेस्टिबिलिटी एंड पेशेंट्स हमारे बोलने पर वो सेम मूवमेंट्स रेप्लिकेट कर देता है, EEG में कोई फाइंडिंग नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ ज़ूडो सीजर, इट इज़ नॉट ट्रू एपिलेप्सी. राइट. तो हमने उस पेशेंट का फिर डायग्नोसिस बनाया ज़ूडो सीजर. वी स्टॉप्ड हर मेडिकेशंस, जो एंटी सीजर मेडिकेशंस पेशेंट को चल रही थी. एंड देन वी ऑल्सो फाउंड आउट दैट शी हैड सम एंजाइटी इशूज एज वेल. वी ट्रीटेड दैट एंड चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी ली गई. बट सर जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट इसका इतना आसान है, नाउ दैट वी आर रीचिंग एन एंड of this episode, I would really want you to inform, educate, and empower our young audience with a concluding note upon this subject, treatment के बारे में, and the way forward as well. See, this condition, देखिए देखने में लगेगा कि ट्रीटमेंट आसान है, पर इतना आसान होता नहीं है. क्योंकि पेशेंट के लिए एक्सेप्ट कर पाना कि उसके दर्द, उसके जो भी प्रॉब्लम्स पेशेंट को आ रही हैं, ये किसी ऑर्गेनिक डिसीज़ की वजह से नहीं है, माइंड की प्रॉब्लम से है, ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है पेशेंट के लिए. एंड अमूमन पेशेंट को ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स उनको पागल समझ रहे हैं, उनको साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो रैपो है वो भी हैम्पर हो जाता है. तो ऐसे में ज़रूरी है कि डॉक्टर्स ठीक से काउंसल करें, एम्पैथी के साथ पेशेंट की बात समझें, ये मानें कि पेशेंट का दर्द जेन्युइन है, इट इज़ नॉट फेक्ड. उसको उसके दर्द का रीज़न समझाएं कि क्यों पेशेंट को वो दर्द हो रहा है, क्यों वो परेशानी पेशेंट को आ रही है, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है और उसके लिए पेशेंट को क्या क्या करना होगा, ये बात समझाने की ज़रूरत है. बहुत सारे पेशेंट्स काउंसलिंग के बाद समझ जाते हैं और समझने के बाद एक बार अगर पेशेंट ने एक्सेप्ट कर लिया एंड दे आर रेडी टू गिव द 100% इनटू व्हाटएवर ट्रीटमेंट डॉक्टर इज एडवाइजिंग, तो पेशेंट इम्प्रूव कर जाते हैं. और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में वी ट्रीट एनी को एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट पेशेंट में बी हैविंग, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, OCD हो. उसके लिए जो भी रेलिवेंट ट्रीटमेंट होता है वो हम एडवाइस करते हैं. माइंडफुलनेस थेरेपी, मेडिटेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारी थेरेपीज एडवाइस की जाती हैं डिपेंडिंग कि पेशेंट को क्या डेफिसिट है. देखिए इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रीटेबल कंडीशन. एंड ये देख के बहुत बुरा महसूस होता है क्योंकि पेशेंट्स एक विशियस साइकिल में फंसे हुए होते हैं एंड ट्रीटमेंट होने के बावजूद वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ जाते रहते हैं या फिर बाबा तांत्रिक झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और एक साइकिल में फंस जाते हैं. और ये जो बीमारी है ना, ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करती बल्कि पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करती है. अब जैसे हमारे पास
ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि यूपीएससी या सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको सालों से सर में दर्द हो रहा है, वो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, ठीक है? एंड जो उनके माता-पिता शायद किसान होंगे या एक छोटी नौकरी कर रहे होंगे, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो उन बच्चों को लंबे समय तक कोचिंग करा पाएँ। तो आप सोच रहे हैं कितना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है पूरी फैमिली को। बिज़नेस डिसरप्ट हो सकता है, मैरिटल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, फैमिली डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। तो ये बीमारी बहुत ही ट्रीटेबल कंडीशन है। तो ऐसे में मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर किसी पेशेंट को इस तरीके के वियर्ड सिम्पटम्स, बिज़ार सिम्पटम्स आ रहे हैं, सभी एमआरआई रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, ईईजी नॉर्मल है, सभी ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं, फिर भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी रहती है कि इन पेशेंट्स को फंक्शनल या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे पेशेंट्स सही डॉक्टर्स के पास जाकर अपना इलाज कराएं और इस विशियस साइकिल से बाहर निकलें। जैसा कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है ट्रीटमेंट मोडालिटी, अगर पेशेंट उस ट्रीटमेंट मोडालिटी पर अच्छे से स्टिक करते हैं तो पेशेंट आसानी से इस बीमारी से बाहर निकल कर आ सकते हैं। Right, right. So thank you so much for your words of wisdom. I hope with this episode we are in a position to inform, educate, and empower our young audience. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।